अभी तक हमारे द्वारा साधारण ब्याज के 32 क्वेश्चन पर विचार कर लिया गया था। अब हम प्रश्न संख्या 33 शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 भाग 7% दर से, 1/4 भाग 8% दर से और शेष भाग 10% दर से उधार देता है। इससे मुझे 561 रुपए के वार्षिक आय होती है। वार्षिक आय कल लिखवाया था, याद करें। वार्षिक आय का तात्पर्य किससे लिया गया है? ब्याज से लिया गया है। वार्षिक आय का मतलब 1 वर्ष का ब्याज। क्लियर हो रही है बात? तो यानी कि 1 साल का ब्याज जो है वो कितना है? 561 रुपए है। हमसे क्या पूछा है? बताइए उधार दिया गया धन कितना था। देखिए हमें जो जितना भी टोटल धन होगा, हमें उसका पहले 1/3 भाग करना है, दूसरे हिस्से में 1/4 भाग करना है और तीसरे हिस्से में उसका कौन सा भाग रखना है? शेष भाग रखना है। क्लियर? तो एक ऐसी संख्या माने आप, क्योंकि जब मानना ही है, स्वतंत्र है, तो चाहे आप 100 माने, चाहे 200 माने, चाहे 500 माने, चाहे 1000 माने, चाहे 1200 माने, चाहे 50,000 माने, जो मर्जी माने, तो कम से कम जब मानना ही है तो ऐसी संख्या माने जिससे क्या है कि ये बट्टे का झंझट तो खत्म हो जाए। क्यों? अगर 100 मान लिया तो 100/3 और ये 100/4। आई समझ में? बट्टे का झंझट तो खत्म नहीं होगा, तो कम से कम ऐसी संख्या मान ले जिससे बट्टे का झंझट खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करें? इसका एलसीएम लेके देख ले कितना आया? 12। कहानी प्रतिशत में है तो आप मूलधन कितना मान लेंगे? टोटल धन कितना मान लेंगे? एक बार के लिए 1200 मान लेंगे। तो 1200 तो पहले हिस्से में धन कितना आ जाएगा? 400। दूसरे हिस्से में धन कितना आएगा? 300। अब बच गया शेष। टोटल धन था कितना हमारे पास? 1200। उसमें से कितने की चर्चा हो चुकी? पीछे कितना बच गया? 500। इसकी दर थी 7%, इसकी दर थी 8%, इसकी दर थी, इसका समय, इसका समय, इसका समय, बट्टा बट्टा बट्टा, और अब हमें कह रहा है इससे कुल ब्याज की जो प्राप्ति है, ये क्या है? अपने आप में ब्याज ही तो है ना? तो देखते हैं कुल कितना ब्याज मिल रहा है हमें। आप x भी मान सकते थे, लेकिन x मानेंगे तो झंझट वही रहेगा। यहां हमारा क्लियर हो जाएगा जल्दी से। 7 चौके प्लस 8 तिये 24 प्लस 10 पंजे 50। टोटल आप करते हैं तो कितना होता है? 102 रुपए। ये 102 रुपए किसका ब्याज है? 1200 रुपए का इन शर्तों का ब्याज है। आपका मूलधन कितना है? 1200। उस स्थिति में आय कितनी हुई आपको? 102 की। क्लियर होगी बात? तो चलते हैं अपन लोग यहां लिखते हैं क्या? मूलधन अनुपात ब्याज बराबर मूलधन अनुपात ब्याज। हमेशा चाहे तो एक नियम से हल कर ले और चाहे इसे अनुपात से हल करे, दोनों तरीकों से बताऊंगा। मूलधन पहले कितना लिया अपन ने? उस स्थिति में ब्याज कितना आया? अब मूलधन पता नहीं है लेकिन ब्याज कितना है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर, यानी कि 102 गुणा मूलधन बराबर 561 गुणा 1000। तो हमें चाहिए मूलधन, तो 561 गुणा 1200 बटे 102 हल करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन आ जाएगा हमारा। अब देखिए अगर आप इसे एक एक नियम से करते तो कैसे करते? अब आप लिखते ऐसे कि जब ब्याज 102 रुपए है, जब ब्याज उस स्थिति में मूलधन, और जब ब्याज 1 रुपए होगा तो मूलधन 1200 बट्टा 102, और जब ब्याज 561 है तो इंटू 561। आना तो यही का यही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए क्या कह रहा है, बड़ा धैर्य से। स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा क्लू तो मिल जाएगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का 30% हिस्सा 10% दर पर, 40% हिस्सा 12% दर पर तथा शेष हिस्सा 15% दर पर उधार देता है, जिससे उसकी वार्षिक आय 492 रुपए हो जाती है। तो बताइए उधार दिया गया धन कितना था। देखते हैं कितना था अभी धन। अब कहानी कितने धन का अगर हिस्सा होता, जैसे इस प्रश्न में क्या कहा गया था, 1/3 1/4 कहा गया था, तो हमने राशि इसके हिसाब से मानी कि जिसका 1/3 भी कर सके और 1/4 भी कर सके। लेकिन अब यहां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का कितना हिस्सा 30%। समझ रही है मेरी बात को? तो हमें धन कितना मान लेना चाहिए ताकि उसका 30%, 40% और शेष बड़ा इजी से कर सके। तो हमारे द्वारा धन मान लिया गया कितना 100। पहले फेज में कितना रखना है 30%। तो बताइए 100 का 30% 30, 100 का 40% 40 और बाद में कितना कह रहा है शेष। तो शेष कितना बच गया 30। पहले की दर क्या थी 10% वार्षिक आय, इसका मतलब समय 1। दूसरे की दर 12% वार्षिक आय सब था, इसका मतलब समय, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष ही होता है। तीसरे की दर 15% थी, वार्षिक आय थी, इसलिए समय 1। और ये आ जाएगा हमारा कुल ब्याज। चलते हैं भाई, क्या कह रहा है कुल ब्याज में। ये कितने रुपए हो गए 3, 12 चौके 48, नीचे एक जीरो था तो पॉइंट आ गया, 15 तिये 45 पॉइंट आ गया। यहां आप गौर से देखें कितना ब्याज आपको मिल गया। ये जो ब्याज मिला है वो कितने रुपए का मिला है 100 रुपए का मिला है। ये जो ब्याज मिला है कितने का मिला है 100 रुपए का मिला है। तो 8 और 5 13, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि आपको 12.3 रुपए का ब्याज मिला। अब वो कितने रुपए का मिला 12.3 रुपए ब्याज 100 रुपए का मिला। अब यहां पर हम लोग एक तो ये तरीका लगाएंगे, मूलधन ब्याज मूलधन ब्याज। जब मूलधन 100 उस स्थिति में ब्याज 12.3, अगला मूलधन हमें पता नहीं है और ब्याज 492, मध्य पदों का गुणनफल बराबर, हल करेंगे। अब यहां पर दूसरे तरीके एक एक नियम से करवा रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीके समझ में आ जाए। तो देखिए जब ब्याज 12.3 रुपए तो मूलधन कहानी 100 की थी, और जब ब्याज 1 रुपया तो मूलधन 100/12.3, और जब ब्याज 492 तो 100/12.3 गुना 400, पॉइंट उड़ाऊंगा तो एक जीरो ऊपर लग जाएगी, और 123 चौके 492, यानी कि हमारे पास धन कितना आ जाएगा 4000 रुपए, जो कि हमारे पास क्या होगा मूल धन होगा। और हमारा आंसर कौन सा रहेगा डी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। अगर आप इस तरीके से करते तो भी यही आंसर आता, क्योंकि मूलधन गुना 12.3 बराबर 100 गुना 492। तो ये देखो 100 गुना 492, मूलधन बराबर 12.3 कहां आता बटे में, ये रहा 12.3 बटे में। आना यही है, क्योंकि 4000 आंसर तभी आएगा जब 100 ऊपर होगा इंटू 492 होगा बटा 12.3 हो। एक्स से करते तो सवाल तो होता, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाता ऊट पटांग हो जाता। कैसे एक्स, तो एक्स का 30%, 30x बटा 100 इंटू 10 इंटू 1, इस तरह से हमें करके चलना पड़ता, तो वो काफी हमारे लिए समस्यादायक हो जाता।
अब देखिएगा भी, हमारे पास दो क्वेश्चन इस तरह के हैं, लगभग बातें वही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। इसमें एक नया शब्द यूज हो जाएगा, हर बार शेष धन का। यानी कि पहले जो धन लिया गया उसके बाद जो भी धन बचेगा उसका हमें शेष हिस्सा लेना होगा। कैसे देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति अपने धन का 30% हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, और जो उसके बाद शेष बच जाता है उसका 50%, और फिर जो शेष बच जाता है वो, इसका मतलब हमें दो बार शेष यूज करना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, एक व्यक्ति अपने धन का, यानी कि हमें धन क्या मान लेना चाहिए, हम मान लेते हैं कि जो धन है वो कितना है, 100 रुपए। इसी पे कैलकुलेशन शुरू कर देंगे अपन लोग। पहले कितना धन लिया इस 100 में से, 30% लिया, यानी कि 30 रुपए ले लिए। क्लियर। फिर कितना बच गया शेष, 70। कह रहे एक व्यक्ति अपने धन का 30% हिस्सा, उसकी दर क्या थी, 10%, और ब्याज कैसा है, वार्षिक। अब शेष धन कितना बच गया, 70, क्योंकि 100 थे, 100 में से 30 तो यूज हो गए, पीछे बच गए 70। तो 70 का 50%, 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा, तो 70 का 50%, यानी कि 70 का 50% कितना हुआ, 35। यानी कि दूसरे पार्ट में कितना धन लेगा, 35 रुपए। उसकी दर क्या है, 12%, वही समय 1 वर्ष। अब क्या कह रहा है, शेष धन बच कितना गया भाई, अब क्योंकि पहले 100 था, 100 में से 30 काम में आ गया, फिर 70 में से 35 काम में आ गया, अब बच गया हमारे पास 35, लेकिन उसकी दर क्या है, 15%। वही काम करना है, 2 जीरो से 3 रुपए, इसको गुना कर दिया जाए तो 42/100, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 4.2। इसको करते हैं बटे, यानी कि 5.25। ये टोटल ब्याज आ जाएगा। कितना आ गया टोटल ब्याज हमारा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे, 0। 5 और 4 9 और 9 और 3 12.45। आगे काम वो का वही करेंगे, चाहे तो एक एक नियम फॉलो कर ले और चाहे अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात लगा देते हैं अपन लोग यहाँ पे, मूलधन अनुपात ब्याज बराबर मूलधन अनुपात ब्याज। ब्याज के रूप में मिले कितने थे इसको, 996। मूलधन था 100, उस स्थिति में ब्याज था 12.45। मूलधन का पता नहीं है लेकिन ब्याज है 996। मध्य पदों का गुणनफल बराबर पदों का गुणनफल करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। 996 गुणा 100 बटे 12.45। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने धन का 40% हिस्सा 15% दर पर तथा शेष का 50% हिस्सा 18% दर पर तथा शेष धन 20% दर पर। केवल यहां पे धन कैलकुलेट करके छोड़ेंगे अपन लोग, आगे का काम आप खुद करने वाले हैं। तो मान लीजिए व्यक्ति का धन कितना ले लें अपन लोग, 100 रुपए ले लेते हैं, है ना। पहली फेज में कितने रुपए लिए गए, 40%, यानी कि 40, दर क्या रही 15, समय बटे, फिर कह रहे हैं शेष का 50%। शेष था कितना, 60 था, तो उसका 50% 30, दर इंटू बटे, अब शेष कितना बच गया
गुना गुणा बटे आगे का कार्य आप खुद करने वाले हैं। 15 चौके 60, 6 रुपए, 18 तिये 54, 5 रुपए 40 पैसे और 20 तिये 60 यानी कि 606 रुपए। टोटल करेंगे ब्याज आ जाएगा। और वहां टोटल ब्याज कितना है हमारे पास है? ओहो, समतुल्य दर ज्ञात करनी है। ओके ओके, समतुल्य दर ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा? हमें पूरा हल ही नहीं करना होगा, केवल और केवल इसको सॉल्व करना है बस। 15 चौके 60, ये हो गया 6, 5.4, 6 और 6 12, सॉरी 6 और 6 12 और 5 17 ये 17.4 रुपए ब्याज मिल गया। ये 17.4 रुपए ब्याज कितने रुपए का है? अलग अलग टुकड़ों में तो 30 का और 40 का है, लेकिन टोटल 17.4 रुपए ब्याज किसका है? 100 रुपए का है। तो समतुल्य दर कितनी आ जाएगी भाई? 100 रुपए पे ब्याज कितना मिला? 17.4। तो हमारी जो समतुल्य दर आएगी, समतुल्य दर का मतलब क्या होता है? जो इस अलग अलग दर को तुल्य हो जाए, यानी कि अलग अलग दर को भी कैलकुलेट करें और इस दर को भी लगाएं तो दोनों के मान क्या आ जाए? समान आ जाए। समझ गए? जी, अब देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें, ये चर्चा हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। खासतौर से कल हमने जब आर्टिकल किया था तो एक बात को बार बार दोहराया था। हम किस पर डिपेंड है? हमारी बॉडी जो है वो किस पर डिपेंड है? हमारे पैरों पर डिपेंड है। और वो हमें कहाँ मिलते हैं? नीचे, है ना? यानी कि हमारे प्रश्न में दो भाषाएं होती है, दो बातें होंगी। अगर ब्याज और मूलधन है तो जिसके साथ लगा होगा ब्याज मूलधन का, इसका मतलब वो मूलधन कहाँ मिलेगा? नीचे। अगर होता है मिश्र धन मूलधन का, इसका मतलब मिश्र धन कहाँ होगा? ऊपर, और मूलधन कहाँ होगा? नीचे। जिसके साथ ये का शब्द जुड़ा होता है वो हमेशा कहाँ मिलेगा? नीचे। जब बटा की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति होती है। अपन लोग कल भी इस तरह के सवाल करके जा चुके हैं। तो देखिए आज क्या कह रहे प्रश्न में, एक निश्चित समय के लिए कोई साधारण ब्याज का मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का, यानी कि मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। कौन? साधारण ब्याज। किसका? कहां मिलेगा? तो मूलधन कितना होगा? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 25। क्लियर होगी बात? यह प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसमें आगे जो बात दे रखी है वो इस प्रश्न को महत्वपूर्ण बना देती है। देखिए क्या कह रहा है, यदि दर प्रतिशत में और समय वर्षों में के संख्यात्मक मान समान है। अब ये संख्यात्मक मान समान होने का अभिप्राय क्या? एक बार ये प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि दर प्रतिशत में और समय वर्षों में के संख्यात्मक मान समान है। यानी कि मान लीजिएगा कि अगर दर 12.5% है तो समय 12.5 वर्ष होगा। यानी कि दोनों की जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर दर 5% है तो समय 5 वर्ष होगा। अगर दर 12% है तो समय, अगर दर 12.5% है तो समय, संख्यात्मक मान दोनों का क्या होगा? समान होगा। तो अब हमें दर और समय दोनों पता नहीं है, हमसे पूछा क्या है? दर तथा समय ज्ञात करो। यानी कि जो दर आएगी वही क्या आएगा? समय आएगा। तो अब बताएं हम दर की जगह क्या लिखे? आर लिख लें। समय की जगह क्या लिखे? बस यही हम लोग गलती करेंगे।
क्योंकि प्रश्न ने स्पष्ट कह दिया दर और समय के संख्यात्मक मान तो क्या है, समान है। अगर दर की जगह हम आर लिख रहे हैं तो हमें टी की जगह भी क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा। बताओ लिखना होगा कि नहीं होगा। अब किसी भी फॉर्मूले में, चाहे तो मूलधन ज्ञात करने के फॉर्मूले में, चाहे दर ज्ञात करने के फॉर्मूले में, चाहे ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें तो हम लोग दर के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय, समय की जगह भी आर। ये आर किसके साथ गुना होगा, इधर गुना हो जाएगा ऊपर जाके, तो यहां क्या बन जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 100 गुना 25 बटे 16। ये हमारे पास किसका मान आ गया, आर स्क्वायर का मान आ गया। और हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें इसका क्या लेना होगा, वर्गमूल। इसका वर्गमूल लेना हमारी इच्छा है ताकि हमें आर मिल जाए, और इसका वर्गमूल लेना हमारी, नौकरी लगना हमारी इच्छा है और पढ़ना मजबूरी है। इसका वर्गमूल लेना हमारी इच्छा है ताकि ये आर बन जाए, और इसका वर्गमूल लेना हमारी मजबूरी है क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा ही कार्य हमें करना होता है। तो हमने क्या लिया, यहां पे वर्गमूल लिया। जैसे ही वर्गमूल लेंगे आर स्क्वायर से क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। 100 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल, यानी 10 पंजे बटे भाग दिया 12.। अगर आपसे पूछे कि दर कितनी होगी, 12.5%। अगर आपसे पूछे समय कितना होगा, 12.5 वर्ष। ओके, अब देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर 37 और 38। जो 38 नंबर प्रश्न है, 38, 39, 40 एंड 41, 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिन्हें हम लोग 2 तरीकों से करेंगे। एक तरीका तो रहेगा हमारा जो मेथड होता है उसी मेथड से रहेगा, और दूसरा तरीका रहेगा हमारा टोटका मेथड, जिसमें हम लोग बिना कॉपी पेन यूज किए डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे और आंसर बताएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, और लगभग पेपर के अंदर 50 प्रश्नों का जो पेपर होता है उसके अंदर हमें 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं कि जिन्हें बड़ा धैर्य से अगर समझा जाए प्रश्न को तो हमें हल नहीं करना पड़ता, हम लोग उनको सवाल पढ़ते ही जवाब दे सकते हैं, थोड़ा सा सोचकर जवाब दे सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत कारगर होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लास्ट मोमेंट पे जो हमें निर्धारण करना होता है, हमारे सिलेक्शन का जो निर्धारण होता है वो उन्हीं से हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए वहां से वो समय बच जाता है। जहां समय कंज्यूम करने की हमें जरूरत होती है वहां हमारे लिए समय उपलब्ध होता है। चलिए, क्या है सवाल, पहले डिटेल में कर डालें, फिर अपन लोग इसे ओरल करते हैं ताकि सेम आंसर आएगा तो हमें पता चल जाएगा जी बिल्कुल बात तो सही है, और साथ में दोनों में आपको तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा अभी हमारे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, बस इतना ही पढ़ना है अपने को। कह रहा है कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, हो जाता है, हो गया, बन जाता है, बन गया इत्यादि प्रश्न में दे रखा हो तो वह किसकी चर्चा कर रहा है, मिश्र धन की चर्चा कर रहा है। अगर हमारा धन 1 था तो अब कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि 20 वर्ष में 3 गुना हुआ है, 3 हो गया। चलते हैं, मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्र धन। कोई धन 20 वर्ष में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में, तो टी की जगह क्या लिख दिया जाए, 20 वर्ष लिख दिया। कोई धन, कितना धन ले लिया जाए, 1, 100 ले सकते हैं लेकिन 1 सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। कितने गुना हो गया, तो ब्याज में लिखो कि मिश्र धन में। आपके पास धन था कितना,
हो कितना गया, कितने रुपए अतिरिक्त हो गए, वो क्या चीज है, इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिल गया, 2 ब्याज मिल गया। क्लियर। तो हमारे पास कमी किस चीज की है, तो वी विल फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुणा ब्याज, 3 लिखूं कि 2, बटा इंटू समय, 0 से 2 से, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। हम इसे 10 लिख देते हैं और राउंड में कर देते हैं, ताकि ये हमारे द्वारा अभी पता किया गया। अभी आधा प्रश्न हल हुआ है, पूरा प्रश्न हल नहीं हुआ है। अभी तो केवल आधी लाइन हल हुई है कि कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, बस इतना ही हल हुआ है अभी तक। तो इससे हमें दर कितनी मिल गई, 10% दर मिल गई, यानी कि हमारा धन कितना था 1, दर कितनी है 10%। अब प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है, तो इसे दुगना होने में कितना, यानी कि धन कितना लिखे, दर कितनी लिख दे, समय ज्ञात करना है। अब कितने गुना होने में, 2 गुना होने में, तो ब्याज। अब ज्ञात क्या करना है, समय। वो तो हमारे पास है ही नहीं, काम करें कहां से, समय की तो कमी है। चलिएगा, समय बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। कितना आ गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10 वर्ष। अब देखिएगा, अभी हम केवल ये एक ही सवाल करवाएंगे, उसके बाद 39, 40 और 41 होमवर्क में आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग चर्चा आपके साथ करेंगे। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा रहेगा, डी। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखें और पहले हमारी बात को समझें, ताकि ये जल्दी समझ में आ जाएगा। आप इसे 1 मत माने, इसे 1 भाग मान लें। भी 1 का मतलब 1 भाग, तो 3 का मतलब 3 भाग, 2 का मतलब ओके। अब क्या हुआ भाई, आपने बैंक में 1 भाग जमा करवाया, कितने भाग जमा करवाए, 1 भाग जमा करवाया, और बैंक ने आपको कितने भाग दे दिए, 3 भाग दे दिए। कितने साल बाद, 20 साल बाद। तो 1 भाग तो आपका ही था, बैंक ने 3 भाग देके कौन सा एहसान कर दिया। बैंक ने तो आपको 2 भाग अतिरिक्त दिए, क्योंकि 1 तो आपका खुद का था। भैया जब आपने 1 रुपया जमा कराया तो बैंक ने 3 रुपए दिए ना। 1 भाग आपका था, 2 भाग बैंक ने मिलाकर आपको 3 भाग दिए, यानी कि आपका धन 20 सालों में कितना बढ़ गया, 2 भाग बढ़ गए। 20 सालों में कितना बढ़ गया, यानी कि 2 भाग बढ़ने में कितने साल लगे, 20 साल लगे। 1 भाग बढ़ने में 10 साल लगेंगे, और 5 भाग बढ़ने में 50 लगेंगे अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे 2 भाग 3 भाग हो रहे हैं, लेकिन बढ़ कितने रहे हैं, यानी कि 2 भाग बढ़ने में लगा समय 20 वर्ष, तो 1 भाग बढ़ने में लगा समय 10 वर्ष। अब कह रहा है कि उस धन को कितने गुना होना है, दुगुना होना है, मतलब बढ़ना कितना भाग है, 1 भाग बढ़ना है। तो बताओ 1 भाग बढ़ने में लगा समय, आंसर आ गया ना, बात खत्म। चलते हैं, ओरल बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए क्या कह रहा है, कोई धन दुगना होने में 5 वर्ष का समय लेता है। दुगना हो रहा है, इसका मतलब कितने भाग बढ़ रहे हैं, 1 भाग। आप इसको यही याद रखें, दुगना हो रहा है इसका मतलब कितने भाग बढ़ रहे हैं, तो 1 भाग बढ़ने में लगा समय 5 वर्ष। कितने गुना करना है, 4 गुना करना है, मतलब कितने भाग बढ़ाने हैं, 1 भाग बढ़ने में लगा समय, तो 3 भाग बढ़ने में लगा समय। समाचार समाप्त हुए। अगला प्रश्न, डिटेल में करना चाहते हैं करें, अच्छा रहेगा। डिटेल में करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे 2 भाग बनने में कितना समय लग रहा था, 5 साल लग रहे थे, यानी कि 1 भाग बढ़ने में समय कितना लगा। हमें 4 गुना करना है तो बढ़ेंगे कितने भाग, तो
तो एक भाग में 5 साल लग रहे थे, तो 3 भागों में बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 40, कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दुगना हो जाता है। 12 वर्ष 6 माह में कितने गुना हो गया? 2 गुना होने में लगा समय 12 वर्ष 6 माह, तो एक भाग बढ़ने में लगा समय 12 वर्ष 6 माह। भी दुगना हो रहा है मतलब बढ़ तो एक ही भाग रहा है, दुगना हो रहा है मतलब बढ़ कितना रहा है? तो एक भाग बढ़ने में लगा समय 12.5 वर्ष। 12 वर्ष 6 माह की जगह आप क्या कर ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा 12.5 वर्ष, इजी हो जाएगा। कितने गुना करना है? 3 गुना करना है, मतलब कितने भाग बढ़ाने हैं? एक भाग बढ़ने में लगा समय, तो 2 भाग बढ़ने में लगा समय, बात खत्म। नेक्स्ट, कोई धन 9 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कितने सालों में? कितने गुना हुआ? बढ़े कितने भाग? 3 भाग बढ़ने में लगा समय, सुनाई नहीं दिया। 3 भाग बढ़ने में लगा समय, एक भाग बढ़ने में लगा समय 3 वर्ष। एक भाग कितने सालों में बढ़ रहा है? हमें कितने भाग बढ़ाने हैं? तो उसे 20 गुना करना है। 20 गुना होने का मतलब कितने भाग बढ़ेंगे? 19 भाग बढ़ेंगे। एक भाग बढ़ने में लगा समय था, तो 19 भाग बढ़ने में लगेगा समय, बात खत्म। नहीं जानते? हाँ जी, देखिएगा हमारे 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 42। क्या कह रहा है देखिएगा, 42, 43 एंड 44 और 45, 42, 43, 44 और 45 बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चन है। थोड़ी सी भाषा समझने की देर है। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आपसे दर पूछी जाएगी और या आपसे मूलधन पूछा जाएगा। जैसे कि किसी में दर पूछ ली, दर ही पूछिए सारों में, क्योंकि मूलधन पहले ज्ञात हो जाता है। दर पूछ ली, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है? मूलधन और दर दोनों ज्ञात करवा रहा है। देखिए जरा सा थोड़ा सा सोचना है आप लोगों ने। पहले एक थोड़ी सी कहानी सुने। क्या हुआ, आप लोगों का यहां पे बैंक में अकाउंट था, आप लोगों का बैंक में खाता था और आप लोगों का खाता ऑपरेट कर रहे थे और आपने एग्जाम दिया, आपका कंपटीशन फाइट हुआ एंड आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होते इतनी खुशी हुई, क्योंकि नौकरी मिलने की खुशी तो होती है। आपको इतनी खुशी हुई कि आप अपना बैंक में अकाउंट क्लोज करवाना ही भूल गए और यहां से फटाफट कागज तैयार करवाए, ज्वाइन किया और अपने कर्मस्थली पहुंच गए। वहां पे अपने अपना काम करना शुरू कर दिया। जिस कार्य हेतु आपको नियुक्त किया गया वो आप अपना प्रॉपर काम करने लगे। जब भी आप यहां रहे थे उस दौरान आपने यहाँ के कुछ 2-4 लोगों से आपकी जान पहचान भी हुई है, नो डाउट होती है। जब हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, आप भले थे तो आपके जान पहचान वाले भी भले लोग हैं। तो आप यहां पर 5 साल बाद उनके परिवार में कोई ओकेजन था, आपको उस ओकेजन के लिए एक निमंत्रण मिला, आप उस ओकेजन में आए। जैसे ही आप बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से आ रहे थे तो रास्ते में वो बैंक पड़ता है जिस बैंक में आपका अकाउंट था। देखते ही आपको पुरानी यादें आई और आपको याद आया कि इस बैंक में तो मेरा क्या था, खाता था। चलो चलते हैं, पूछ आते हैं। आप ऑफिसर के पास गए और आपने कहा, हेलो ऑफिसर, मेरा इस बैंक में एक अकाउंट था जिसके लास्ट 5 डिजिट या 6 डिजिट ये है और मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि एटीएम वगैरह तो जो है वो मेरा मिसप्लेस हो गया है, मैंने ब्लॉक भी करवा दिया उसे, बट मुझे ध्यान नहीं है कि मेरा अकाउंट में अब कितना बैलेंस है। तो उस ऑफिसर ने बताया कि सर या मैम, आपके खाते में 5 साल से कोई एंट्री नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी और हम यहाँ से प्रस्थान कर गए थे, इसलिए 5 साल से हमने इस अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि 5 साल से आपके खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपके खाते में आज 5,200 रुपए है। इसका मतलब क्या है, इस 5,200 में क्या क्या शामिल है? कुछ आपका मूलधन है, बाकी इन 5 सालों का क्या है, क्योंकि 5 साल से आपके खाते में कोई लेन देन हुआ नहीं है, इसका मतलब इन 5 सालों में आपको केवल ब्याज ही मिला है। तो कुछ आपका मूलधन था और बाकी आपका इन 5 सालों का ब्याज है। और आपके खाते में आज रुपए हो गए कितने?
5,200, यानी कि आपके पास कुछ मूलधन था और कुछ ब्याज था, वो भी कितने साल का? 5 साल का ब्याज था। तो अगर उन दोनों को जोड़ दूं तो हमारे खाते में आज अमाउंट कितना हो गया? 5,200 रुपए हो गए। आपने कहा ठीक है, तो मुझे इसे क्लोज करवाने के लिए क्या करना होगा? क्या जी ये फला फला डॉक्यूमेंट ले आइएगा, आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा देंगे। ठीक है जी, वी विल मीट टुमारो, कल मिलते हैं। लेकिन कल आप उस कार्यक्रम में इतने मशगूल हो गए कि भूल गए, अगले दिन छुट्टी आ गई, आपको अपने कार्यस्थल पे वापस जाना पड़ गया। फिर आप 2 साल ठहर के वापस आए तो आपने कहा भी आज तो मुझे हर हालत में खाता क्लोज करवा के ही जाना है। अब उस खाते को बिना ऑपरेट किए हुए कितना टाइम हो गया? अब आपको टोटल 7 साल बीत चुके हैं। समझ में आ गई? अब फिर ऑफिसर के पास गए, आपने पूछा ऑफिसर मेरे अकाउंट में अब कितना पैसा है? तो उसने कहा भाई अब आपके पास जो है वो कुल जो पैसा है वो है 5,780 रुपए है। तो आपने कहा जी पिछली बार तो आपने मुझे 5200 ही बताए थे, 5,200 ही बताए थे। क्या तो जी इसका कुछ ब्याज भी तो आपको मिला है, लेन देन तो आपने नहीं किया, लेकिन आपका जो पैसा पड़ा था उसका क्या मिला आपको? ब्याज। तो इस 5,780 में कितने साल का ब्याज है? 7 साल का ब्याज है। आपका पैसा इन 2 सालों में कितना बढ़ गया? आपका पैसा इन 2 सालों में कितना बढ़ गया? ये 580 रुपए क्या चीज बढ़ी? केवल ब्याज बढ़ा, क्योंकि आपने मूलधन का लेन देन तो किया ही नहीं। इसका मतलब ये जो 580 रुपए जो अतिरिक्त हुए वो किस चीज के हैं? ब्याज के हैं। और कितने सालों के ब्याज के हैं? केवल 2 ही साल के ब्याज के हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे? 2 वर्ष का ब्याज। भाई जितना मूलधन था उतना तो पहले भी था और आज भी है, लेकिन उस दिन 5200 रुपए थे, आज 5,780 है। इसका मतलब 580 रुपए बढ़े। तो 580 किस चीज के बढ़े? ब्याज के। कितने सालों के ब्याज के? केवल इन 2 ही सालों के ब्याज के 580 बढ़े। तो आपको 2 साल में कितना ब्याज मिला? तो हर साल ब्याज कितना मिल रहा होगा? क्योंकि साधारण ब्याज तो हमेशा सेम होता है। तो 580/2, यानी कि 290 रुपए का ब्याज आपको हर साल मिल रहा था। पहले साल भी 290 था, दूसरे साल भी 290 था, 5वें साल भी 290 था, 7वें साल भी, क्योंकि जब आपने राशि कम ज्यादा नहीं की तो ब्याज भी कम ज्यादा नहीं हुआ। अब आपके बात समझ में आई कि जब मैं 5 साल पहले आया था तो बैंक वाले भाई साहब ने मुझे 5,200 बताए थे, उसमें तो 5 साल का ब्याज भी तो था। तो 5 साल का ब्याज था कितना? 290 गुना 5। क्या हम सही हैं? यानी कि जो 5200 रुपए थे, 5,200 रुपए थे, उसमें 1,450 रुपए तो किसके थे? क्योंकि हर साल मुझे कितने का ब्याज मिल रहा था? तो 5 सालों में मुझे कुल कितना ब्याज मिल गया? उन्होंने मुझे कहा था भी आपके खाते में 5,200 है, जिसमें से 1,450 तो ब्याज के थे। इसका मतलब बाकी क्या था? मूलधन था। तो मूलधन कितना रहा होगा? घटा देंगे। क्लियर? एक बार फिर से यहां तक पहुंचे। देखिए मूलधन ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया? हमने क्या किया? 5 साल बाद हमारे खाते में कितना पैसा था? 5,200। और 7 साल बाद हमारे खाते में कितना पैसा था? 5,780। कितना पैसा बढ़ गया? 580। कितने सालों में? 2 सालों में। तो हर साल कितना बढ़ा होगा? 290। तो 5 सालों में कितना बढ़ा होगा? 1,400। टोटल धन है कितना 5 सालों में? जिसमें से 5 सालों का ब्याज कितना था? इसका मतलब हम पैसा छोड़ के कितना गए थे? 3,750 रुपए छोड़ के गए थे। क्लियर? ये हो गया हमारा क्या? मूलधन। अब हमसे पूछा क्या है? दर ज्ञात करो। तो दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। तो 100 गुणा मूलधन। अब देखिए ब्याज और समय आपने कौन सा लिखना है? आप कोई भी ब्याज और कोई भी समय लिख सकते हैं। हमारे पास यहां पर 3 ब्याज है, 3 ही समय है। समय कितना है? तो ब्याज कितना लिखेंगे? अगर आप ब्याज 580 लिखते हैं तो समय कितना लिखना पड़ेगा? अगर आप ब्याज लिखते हैं
सॉरी समय लिखते हैं तो उस स्थिति में ब्याज कितना लिखना होगा? अगर आप समय लिखते हैं तो ब्याज कितना लिखना होगा? मान लीजिए आपने यहां पे 1450 लिखा, तो यहां पे 5 एकम 5, 29 5 145, 290 आना तो 290/1 ही है। तो हम समय कितना ले लेते हैं, ब्याज कितना लिख देते हैं। ओके, हल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, दर होगी। बताएं हमारी बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, फिर आप इसे अपन लोग ओरल करते हैं, इसे थोड़ी सी कोशिश करते हैं ओरल करने की, काफी कुछ बातें ओरल करते हैं। पहली बार आपने अकाउंट को कितने साल बाद संभाला? 2 वर्ष बाद। आपके खाते में कितना पैसा था? 2240। फिर कितने टाइम बाद संभाला? कितने साल बीत गए? 3 वर्ष और बीत गए। तो 3 वर्ष में कितना पैसा फालतू हो गया? अब हो कितना गया 5 साल में? 2600। पहले कितना था? 2240। कितने रुपए बढ़ गए? 360। ये कितने सालों में बढ़े? आलो जी, डायरेक्ट पहुंच गए अपन लोग। देखो कहां, यहां पहुंच गए, डायरेक्ट ही पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहले साल, 1 साल की कैलकुलेशन 360/3 यानी कि 100। हमें 2 साल का चाहिए तो 2 वर्ष में ब्याज 120 गुना 2 यानी कि 200। 2 साल बाद पैसा था कितना? सॉरी 2250 था, उसमें से 2240 था, उसमें से 240 तो क्या था? ब्याज था। तो बाकी क्या था? मूलधन। मिल गया हमें कितना? 2000 रुपए मूलधन मिल गया। हमें ज्ञात क्या करनी है? दर। दर का सूत्र क्या होता है? 100 गुणा ब्याज कितना लिख दे? जैसे 240 लिख दिया, तो समय कितना लिख दे और मूलधन कितना लिख दे? 1 2 3, यानी कि दर कितनी रही है? 12%। सॉरी इधर हो रहा है क्या? बटे 2 यानी कि 6%। सेम इसी प्रकार आप कौन सा करने वाले हैं? 44 पढ़िए क्या कह रहा है। कोई धन 3 वर्ष में 4500, 5 वर्ष में 5000, कितने बढ़ गए? 500। कितने सालों में? 2 सालों में। हर साल का ब्याज 250 रुपए, तो 3 सालों का ब्याज 750 रुपए। 3 सालों में धन है कितना? 4500, जिसमें से 750 रुपए किस चीज के हैं? ब्याज के। तो बाकी मूलधन 3750। सेम कंडीशन। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 44 भी हो जाता है और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 भी हो जाएगा। 45 क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ ले। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8200, यानी कि 4 सालों में कितनी हो गई? 8200। और फिर कितने सालों में देखा? 7.5 साल में देखा तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? 9600। कितने रुपए बढ़ गए? 1400 बढ़े। कितने सालों में? 3.5 सालों में। 4 साल और 7.5 साल, 3.5 साल। तो 3.5 सालों में कितने रुपए बढ़े हमारे? 1400। तो हर साल कितने बढ़े होंगे? बट्टा 3.5 कर देंगे तो 400 रुपए हर साल बढ़े हैं। 4 तिया 12 और 2 14। हर साल 400 रुपए बढ़े हैं। पहली बार कितने साल बाद संभाला गया था? 4 वर्ष बाद। तो 4 चौके, यानी कि जो हमें 8200 रुपए दिखाई दे रहे हैं उसमें से 1600 रुपए तो किस चीज के हैं? ब्याज के हैं। तो मूलधन कितना है? 6600 रुपए। मूलधन 6600 रुपए, ब्याज 1600, समय 4 वर्ष। ज्ञात क्या करनी है? दर। एनी डाउट? चलिए साहब, इसी के साथ हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे की चर्चा करते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद।